वीडियो में अपने एसएम के वाइवा का बहुत थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर हुआ है। इसमें सब कुछ कवर नहीं हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह छूटे हैं और ये सिर्फ पार्ट 1 है। इसका मेन क्या उद्देश्य है वीडियो का कि ऐसे रटाना नहीं है डेफिनेशन, बस ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब के बेसिक कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ, तो एक्सटर्नल कुछ पूछे तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाओ, कुछ ना कुछ तो बोल पाओ उसके सामने, तो उसको लगे कि कुछ कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है। तो इसमें बहुत चीज़ें होंगी जो कि बाहर एक्सटर्नल बहुत चीज़ें पूछेगा जो कि इनके बाहर की होगी। इसमें सब कुछ कवर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ 60-70% ही इसमें कवर हुआ होगा। पर फिर भी आपको कम से कम कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी अगर इससे मिल जाएंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ आएगा। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, अपन को एक प्लेन दिया है, ऐसा एक प्लेन है, इस पे एक पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस जब अपन लगाएंगे, स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस, ये वर्ड जरूरी है, डायरेक्ट स्ट्रेस, तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो जो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस होती है, मैक्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस, तो इसी को अपन कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो कि जब अपन एक प्लेन पे स्ट्रेस लगाते हैं, इस तरह का फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है। तो जिस स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अपन कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जिस प्लेन पे ये स्ट्रेस लगता है, ये जो प्लेन है, इसको अपन कहते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब इसका ही उल्टा जो होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेन दिया है, आपने पूरे में यहाँ पे स्ट्रेस लगाया, कहीं ना कहीं पे एक वैल्यू आएगी जो कि बहुत कम होगी। ये अपना स्ट्रेस है सिग्मा, इसकी वैल्यू होगी कहीं पे लो। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू किसकी, ऑफ डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, ये बस वर्ड याद रखना, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू, तो उसको अपन कहते हैं माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और इस प्लेन को अपन कहेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये क्या अपना स्ट्रेस स्ट्रेन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले याद रखने का है कि जो वाई एक्सिस है उस पर स्ट्रेस रहेगा और एक्स एक्सिस है उस पर स्ट्रेन रहेगा। जो वाई एक्सिस है वो अपन ऐसे स्टार्ट होता है, ये ओ है, ये है ए पॉइंट, तो ओ से ए तक जा रहा है, ये अपना बिल्कुल नॉर्मल एरिया है। यहाँ पे ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये कोई कर्व नहीं है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है ऐसी। तो इस पे लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, ओ टू ए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये अपना है हुक्स लॉ। मतलब यहाँ पे एक सीधी लाइन रहेगी। मटेरियल को अगर आप बड़ा भी कितना भी खींच दो या फिर कितना भी दबा दो, वो अपने ओरिजिनल एरिया में आ जाएगा वापस, मतलब ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा जब वो इस एरिया में रहेगा। अब आता है ए पॉइंट। ए पॉइंट को अपन कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब यहाँ से थोड़े चेंजेस होने चालू होते हैं मटेरियल में, फिर अपन आते हैं ए टू बी वाले एरिया में। तो इस पॉइंट पे मटेरियल डिफॉर्म नहीं होगा, पर अब उसको वापस दोबारा आने में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपने नॉर्मल डायमेंशन पे। आपने एक पेंसिल को पूरा ऊपर खींच दिया तो वो थोड़े टाइम में नॉर्मल पे आ जाएगी। अगर आपने अगर ओ दो ए के बीच में हो तो आराम से आ जाएगी। अगर ओ से बी के बीच में हुई वो पेंसिल, तो उसको दोबारा अपने नॉर्मल साइज़ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्यों होता है, इलास्टिक लिमिट आ जाती है क्योंकि बी के बाद अगर आपने पेंसिल को ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा तो हो सकता है कि वो उतने अपने नॉर्मल साइज पे वापस नहीं आ पाए कभी भी दोबारा। ए बी बॉडी रिटर्न्स टू ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी, ए और बी के बीच में बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी से वापस अपनी जगह पे आ जाती है। और जो इस पर स्ट्रेस होता है बी पॉइंट पे, इसको अपन यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस कहते हैं इसको अपन। बी पे जो स्ट्रेस होता है उसको यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। अगर ये आया क्वेश्चन, एक्सटर्नल ने पूछ लिया कि यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, तो जो इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस जो होता है उसको अपन यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। यील्ड स्ट्रेस बियॉन्ड बी बॉडी डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल डायरेक्शन। बी के बाद ये अपनी इलास्टिक रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। इसके बाद अगर आप बॉडी को और खींचोगे, तोड़ोगे, उसके साथ जो भी करोगे, बॉडी अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगी अपने आप। मतलब आपने
पेंसिल को इतना खींच दिया कि वो दोबारा अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ रही, टूटी नहीं है पर अब दोबारा लंबी हो गई, वो खिंच गई अगर आपने ज़्यादा खींच दिया तो। और अब क्या होता है, यहाँ से परमानेंट हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये शब्द याद रखना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बीसी के बीच में। बियॉन्ड बियॉन्ड डी मटेरियल में ब्रेक, जो डी के बाद है, अब आपने यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा भी स्ट्रेन दोगे तो स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा था, यहाँ एकदम से ऐसा इतना बड़ा ग्राफ गया है, यहाँ पे इतना सा डिफरेंस है और यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है, तो मतलब इनका ये बढ़ जाता है रेशियो, यहाँ हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। अब बियॉन्ड डी अगर आप किसी बॉडी को खींचोगे, यहाँ पे बॉडी डिफॉर्म हो रही है, मतलब वह वापस नॉर्मल साइज पे नहीं जा सकती, पर बियॉन्ड डी इसके बाद वो टूट सकती है, टूटी नहीं है, टूट सकती है। तो डी पे जो स्ट्रेस आता है वो होता है आपका सिग्मा यू, अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर आपने इससे ज़्यादा स्ट्रेस डाला बॉडी पे तो बॉडी टूट सकती है। फिर आपका आता है ई पॉइंट, ई पॉइंट होता है ब्रेकिंग पॉइंट, ई पॉइंट पे आके बॉडी टूट जाएगी, पर ई पॉइंट पे आके बॉडी टूट जाती है। अब कैसा रहता है, ई को अपन कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब कैसा रहता है कि जब अगर डी और ई पास पास हो, मान लो ई यहाँ पे होता पास पास बिल्कुल, तो ये अपना होता है ब्रिटल मटेरियल, मतलब थोड़ा भुरभुरा। ब्रिटल मटेरियल मतलब आपने वो कमज़ोर वाले पत्थर देखे होंगे, आराम से आप ज़मीन पे मारते हो टूट जाते हैं, उस टाइप के ब्रिटल, अंदर से मतलब ऐसा कमज़ोर जिसमें बहुत सारे छेद हो, ब्रिटल हो। अगर डी और ई दूर होता है, इतना दूर हो, तो ये होता है अपना डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल जिसको खींचा जा सकता है, जैसे तार को जैसे बेंड किया जा सकता है। डक्टाइल की डेफिनेशन भी यहीं करवा दे रहा। डक्टाइल की डेफिनेशन मतलब जो मटेरियल इजीली टूट जाए, टेढ़ा आड़ा हो जाए, उसको अपन डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। इसके बाद क्या रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का वो रहता है, रिलेशनशिप रहती। स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप डिफॉर्मेशन। जब अगर आप मटेरियल पे फोर्स लगाते हो तो उसके शेप और वो उस पर शेप, उसका शेप चेंज होता है और डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोकने की कोशिश करता है, ये रेजिस्ट करता है, वो चेंज नहीं होना चाहता ऑब्जेक्ट, वो अपनी जगह ही रहना चाहता है। तो उसको जो जो रेजिस्टेंस मिलती है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो ताकत होती है खुद को अपने एक शेप में रखने की, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस है अपना, ज़्यादा कुछ नहीं। उसका फॉर्मूला होता है फोर्स जो आप लगा रहे हो अपॉन में ऑब्जेक्ट का एरिया, ऑब्जेक्ट का एरिया नहीं, जितने पे आप फोर्स लगा रहे हो उतना एरिया। शेयर स्ट्रेस होता है अपना, अपने टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है एफ अपॉन ए, पर ये जो एफ है ये शेयर फोर्स है, ऐसी ऑब्जेक्ट के जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही, पर पैरेलल एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल उसके सरफेस पे। पैरेलल नहीं कह सकते क्योंकि टच हो रहे हैं, पर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इसको कह सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस मतलब इस टाइप का स्ट्रेस। आप इसको हाथ से बता सकते हो, हाथ घिस के अपने, तो ये भी एफ बाय से होता है। स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन शेप ऑफ मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई। जब आप स्ट्रेस लगाते हो किसी चीज़ पे, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, उसको स्ट्रेस डाल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ उसमें चेंज होता है लेंथ में, तो वो लेंथ में कितना चेंज हो रहा है वो निकालने के लिए अपन ये करते हैं। तो इसमें होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज जितना हुआ है उसको अपन डिवाइड करते हैं जितनी उसकी पहले लेंथ थी, स्ट्रेस लगाने से पहले जितनी लेंथ थी। तो चेंज अपना नॉर्मल शेयर, नॉर्मल भी हो सकता है, ये शेयर भी हो सकता है, वही दो टाइप की है। और इसका फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा एल बाई एल। हुक्स लॉ क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ये एप्सिलॉन, मतलब ये स्ट्रेन का है, ये स्ट्रेन का सिंबल है और ये स्ट्रेस का सिंबल है। तो ये लीनियर होता है। ये कब हुक्स लॉ कब वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट में, जब भी इलास्टिक रहेगा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच दोगे, ऐसा था ऑब्जेक्ट, आपने उसको खींच के लंबा कर दिया, तो फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। तो ये होता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट, चेंज नहीं होता। तो इलास्टिक लिमिट में जब भी रहेगा तो हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। ई बड़ा क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस। यू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस इतना याद रखना है, स्ट्रेस अपॉन एस स्ट्रेन, ई यंग्स मॉड्यूलस। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, जहर का रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या रहता, बेसिकली ऑब्जेक्ट जब अपन स्ट्रेस डालते हैं तो एक डायरेक्शन में चेंज होता है और एक डायरेक्शन में नहीं होता, मतलब कम होता है। तो वो किस डायरेक्शन में इतना चेंज हुआ और दूसरी डायरेक्शन में उतना चेंज हुआ, उन दो डायरेक्शंस में जो चेंज हुआ है, मतलब जो डायमेंशंस में जो चेंज हुआ है उसका रेशियो होता है।
तो ये होता है चेंज इन विड्थ अपॉन चेंज इन लेंथ, या चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन विड्थ भी आ सकता है, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन हाइट भी आ सकता है। मतलब कोई भी एक डायमेंशन में चेंज डिवाइड बाय दूसरे डायमेंशन इन चेंज। अब ये भैया 6 यूनिट के नाम है, ये पढ़ लो भाई, ये पढ़ लो, 6 यूनिट के नाम आज पूछता है वो एक्सटर्नल, पहले पढ़ लो, क्या बताऊंगा, रटने की है, रटने पड़ेंगे, पढ़ी तो है नहीं यूनिट, ये 6 यूनिट के हो गए अपने नाम। अब आता है अपना ये फ्लेक्सुरल फार्मूला। फ्लेक्सुरल फार्मूले में क्या होता है, फ्लेक्सर क्या होता है, जब अपन किसी चीज़ को बेंड करते हैं, ये मतलब कोई बीम है, इसको अपन ने ऐसे बेंड किया नीचे की तरफ, इसको ऐसे बेंड हुई है, इसमें टेंशन भी लगता है, कंप्रेशन भी लगता है, टेंशन कंप्रेशन दोनों लग रहे हैं। तो जो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आता है, इससे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन भी लगा रहे हो, टेंशन भी लगा रहे हो, तो इस बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए अपन फ्लेक्सुरल फार्मूला यूज़ करते हैं। फ्लेक्सुरल फार्मूला होता है ये सिग्मा बी एम सी बाय आई, सिग्मा बी एम सी बाय आई। सिग्मा बी क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। एम क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट कितना हो रहा है इस पर, यहाँ पे अपन मूवमेंट पढ़ते हैं। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड आउटर मोस्ट एक्सिस। तो अगर आपने ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, आपका आई सेक्शन है, बीच में आपका रहेगा न्यूट्रल एक्सिस, और आउटर मोस्ट एक्सिस जो है ये वाला ऊपर वाला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ओ और एन का, तो वो होगा सी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड आउट मोस्ट एक्सिस। तो ये आपका हो गया फ्लेक्सुरल फार्मूला, उतना उसको डिस्क्राइब कर देना बस। अब प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जो अपना जो प्लेन होता है, ये अपना एक प्लेन है ये वाला, इस पर बस इस तरह की प्रिंसिपल फोर्सेस लग रही हैं, जैसे ये मतलब नॉर्मल फोर्सेस हैं, डायरेक्ट फोर्स लग रही है, कोई ऐसी फोर्स नहीं लग रही। क्योंकि प्रॉब्लम कैसी है, अगर आप ऐसी फोर्स लगा रहे हो तो ये इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, और ये है शियर स्ट्रेस, वो अपन को नहीं चाहिए। प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस नहीं लगता है, प्रिंसिपल प्लेन जो होता है उसमें शियर स्ट्रेस नहीं लगता है, मतलब ऐसा स्ट्रेस इस टाइप का, ऐसा यहाँ पे इस टाइप का एक्ट करने वाला नहीं लगता है। अपन को बस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस चाहिए। तो दो कंडीशन है, एक तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और एक है नो शियर स्ट्रेस, कोई शियर स्ट्रेस नहीं चाहिए अपन को। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेन। तो सेफ्टी क्या होता है, एक रेशियो होता है जो कि ये बताता है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेस सेफली हैंडल कर सकता है। ये बहुत अलग अलग कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है, मतलब इसको यूज़ करते हैं ये, मतलब ये बेसिकली ये बताता है कि एक पे आप कितना स्ट्रेस डाल सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे, जिससे पहले उसके सेफ्टी में इशूज़ आने लगे, टूटने वूटने लगे हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और लोड, मतलब वो लोड जिससे ज़्यादा अगर आपने डाला तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा आप डाल ही नहीं सकते, और अपन में अप्लाइड लोड, और जिसको डिवाइड करते हैं जितना अप्लाइड लोड होता है या फिर स्ट्रेस होता है जितना आप अप्लाई कर रहे हो। शेयर क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे शेयर फोर्स, जो शेयर फोर्स होती है, शेयर फोर्स, कॉन्ट्रा शेयर से शेयर फोर्स, चेंज इट्स साइंस नहीं है, थोड़ी साइन, चेंज इट्स साइन, जहाँ पे शेयर फोर्स का साइन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस लाइन। तो जब अपन एसएफडी बनाते थे, एसएफडी जहाँ पे ऊपर से नीचे इस तरह से जाता था इस पॉइंट को, और जब नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ये मान लो प्लस है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस, जब पे साइन चेंज होता है तो उस पॉइंट को कहते हैं कॉन्ट्रा शेयर। कॉन्ट्रा फ्लेक्सर भी वैसे ही है, वेयर बेंडिंग मूवमेंट, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जब बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है, जैसे ये प्लेस है, प्लस है, ये माइनस है, विद रिस्पेक्ट टू बेस लाइन, इस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस साइन करता है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। कॉन्ट्रा शेयर हो गया और कॉन्ट्रा फ्लेक्सर हो गया, ये दोनों हो गए। अब एस एफ डी बी एम डी है, एस एफ डी क्या बताता है कि कैसे शेयर फोर्स जो होता है, शेयर फोर्स अगर आपको भूल गए हो तो शेयर फोर्स मतलब ये फोर्स, जब ये ऐसा अपना ऑब्जेक्ट है और ऐसा फोर्स लगता है तो अपन शेयर फोर्स कहते हैं उसको। शोज हाउ बेंडिंग मूवमेंट, हाँ बी एम डी क्या रहता है, शोज हाउ बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस अक्रॉस सरफेस, इसमें बताते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे सरफेस के अलॉन्ग चेंज होता है। यहाँ पे शेयर फोर्स सरफेस के अलॉन्ग चेंज कैसे होता है वो एस एफ डी में पता चलता है, और बॉन्डिंग मूवमेंट कैसे चेंज होता है सरफेस के अलॉन्ग वो बीएमडी में पता चलता है। स्टेप्स क्या रहते हैं इसको निकालने के, पहले निकालो सपोर्ट रिएक्शन, फिर करो एसएफ की कैलकुलेशन। पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालो, मतलब वही रोलर सपोर्ट है तो उसको चेंज, उसको खोलो, उसकी फोर्स निकालो, हिंज सपोर्ट की फोर्स निकालो, फिर एसएफ की कैलकुलेशन होती है। वो कैसे होती हैं, अपन हर मेजर पॉइंट को पकड़ते हैं, जो भी मेजर पॉइंट है वो समझ आ जाता है अपन को। जैसे अभी ये एक मेजर पॉइंट हो गया,
जब आप डायग्राम में अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया है, यहाँ पे यूडीएल है, तो यहाँ पे कहीं फोर्स लग रहा हो तो ये एक मेजर पॉइंट होगा, यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है तो ये एक मेजर पॉइंट होगा। ऐसे मेजर पॉइंट को अपन लेफ्ट और राइट पे ऐसे पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो अपन इनके लेफ्ट और राइट पे फोर्सेस फाइंड करते हैं कि इसके राइट में कितनी फोर्स है, इसके लेफ्ट में कितनी, इसकी लेफ्ट में कितनी फोर्स है, इसके लेफ्ट में कितनी फोर्स है। ऐसे अपन हर पॉइंट पे फाइंड करते हैं। जैसे ए है अगर ये, तो ए एल, ए आर, ए एल, ए आर, ऐसे हर पॉइंट पे अपन फोर्स फाइंड करते हैं। बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है, अपन इन्हीं पॉइंट्स पे मूवमेंट फाइंड करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स। फिर आता है अपना थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होता है कि ये बताता है कि मटेरियल टूटता कब है, मटेरियल एंड में फेल कहाँ होता है, जब उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया जाता है। तो इसमें जो मैक्स स्ट्रेस होता है वो अलग अलग होता है मटेरियल के लिए। एक अलग अलग मटेरियल अलग अलग स्ट्रेस झेल सकते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, मतलब अपने वायर्स वगैरह इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, ये अल्टीमेट स्ट्रेन फेल होते हैं। मतलब इनमें अल्टीमेट स्ट्रेन जब आप डालते हो तब ये फेल हो जाते हैं। पर जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं अपने, जैसे ये थोड़े मतलब ब्रिटल कमज़ोर, ऐसे कमज़ोर पत्थर टाइप के हो गए। ब्रिटल का एग्जांपल मतलब बहुत कमज़ोर वीक टाइप के, आपके सीमेंट के पुट्टी के टुकड़े देखे होंगे आपने, सीमेंट के टुकड़े देखे होंगे, वो ब्रिटल होते हैं। तो वो यील्ड स्ट्रेन पे फेल होते हैं, वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं यील्ड स्ट्रेन पे। तो इनके लिए अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग है। अल्टीमेट स्ट्रेन पे डक्टाइल होते हैं और यील्ड स्ट्रेन पे ब्रिटल होते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है, पहली थ्योरी यही है। तो ये बता रहे हैं अपन कि एक मटेरियल किस तरह से फेल हो सकता है, अलग अलग प्रकार से फेल होने के तरीके उसके। तो इसको रैंकिन ने दिया था। ये कब होते हैं, जब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्स स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है। जब नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्स स्ट्रेस, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। तो ये ज़्यादातर डक्टाइल मटेरियल्स के लिए लगती है। तो ये होगा अपना अल्टीमेट स्ट्रेन। जब मैक्स स्ट्रेस जो होता है, जो वो अल्टीमेट स्ट्रेन से ज़्यादा चला जाता है, तो फिर ये फेल हो जाता है नॉर्मल। अब ये मैक्स शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये ट्रेस्का नाम की कोई ने दी थी। तो जब मैक्स शियर स्ट्रेस होता है, मतलब वही वाला स्ट्रेस जो मैंने पहले बताया था, शियर स्ट्रेस, ये डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में थी। मतलब ऐसा अगर आपका ऑब्जेक्ट है सरफेस है तो ये ऐसा आएगा। और ये मैक्स शियर स्ट्रेस के बारे में। तो जब मैक्स शियर स्ट्रेस एक हैंडलेबल स्ट्रेस से ज़्यादा चला जाता है, हैंडलेबल स्ट्रेस मतलब इन दोनों में से कोई एक, ये ज़्यादातर ब्रिटल के लिए यूज़ होता है। तो अपन इस बार लेंगे यील्ड स्ट्रेन। जब मैक्स शियर स्ट्रेस जो होगा वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा चला जाएगा, मैक्स शियर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा चला जाएगा, तो अपन ये वाली थ्योरी यूज़ करते हैं, तब ये मटेरियल ब्रेक हो जाता है मतलब। फिर आता है मैक्स डिस्टॉर्शन थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होती है, डिस्टॉर्शन एनर्जी कॉन्सेप्ट है, इस वॉन मिसेस ने दिया था। इस वॉन मिसेस ने 2 उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट दिए हैं खुद के नाम से। पहले इसने दी डिस्टॉर्शन थ्योरी। जब इसने क्या किया, जब डिस्टॉर्शन थ्योरी जितना ऑब्जेक्ट हैंडल कर सकता है उस स्ट्रेन से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। ये भी शेयर डिफॉर्मेशन की वजह से हो, ज़्यादातर शेयर की है, मतलब डिस्टॉर्शन एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है, इसलिए इसको मैक्स डिस्टॉर्शन थ्योरी कहते हैं। मोहर कॉलम्ब थ्योरी है। मोहर कॉलम्ब थ्योरी क्या कहती है कि जब आप ऑब्जेक्ट को गलत तरीके से पुल या पुश करते हो तो वो टूट जाता है। पुश या पुल करने पे, पुश या पुल याद रखना, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मोहर कूलम्ब थ्योरी में। मोहर कूलम्ब थ्योरी में पुश और पुल। मैक्स स्ट्रेन एनर्जी ये एक थ्योरी है, ये भी इसने नहीं दी थी, वॉन मिसेस ने। वॉन मिसेस ने फालतू की थ्योरी दी हुई है, ऑब्जेक्ट ब्रेक्स व्हेन इक्विवेलेंट वॉन मिसेस स्ट्रेस। अब वॉन मिसेस ने क्या किया, पहले डिस्टॉर्शन एनर्जी बनाई एक तो खुद की, अब इसने वॉन मिसेस स्ट्रेस नाम की एक चीज़ बना दी। तो इसने क्या कहा, जब वॉन मिसेस स्ट्रेस एक मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ से, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ मतलब ये यील्ड स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन एक इस केस में मतलब सिमिलर है। तो जब मटेरियल की यील्ड मतलब ये ब्रिटल के लिए यूज़ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा चला जाता है, इसका वॉन मिसेस स्ट्रेस जो इसने खुद से बनाया है, खुद का एक कॉन्सेप्ट ही है अलग, जब ये उससे ज़्यादा हो जाता है वो भी शेयर में, तब ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है। ये इसने कहा था मैक्स स्ट्रेन थ्योरी ने, ये कौन ने दी थी, वॉन मिसेस ने। तो ये अपनी 5 इसकी ऑब्जेक्ट की फेल होने की थ्योरी हो गई। अब आता है इक्विलिब्रियम सिस्टम एक्सपीरियंसेस नो चेंज नेट इन इट स्टेट। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब पूरी की पूरी फोर्स बैलेंस्ड होती है मटेरियल पे। अपन को पता ही है, अगर ये अपना इतना मटेरियल है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ नीचे से भी 20 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में। तो बस यही होता है, सिस्टम एक्सपीरियंसेस नो नेट चेंज। कोई भी नेट चेंज नहीं होता, चेंज होते हैं पर एंड में जाके सब इक्वल हो जाता है, क्योंकि इधर से भी कट गया इधर से भी कट गया, अपन ये फोर्स काट देते हैं। तो फिर हाँ, रोलर सपोर्ट। अब अपन सपोर्ट्स के टाइप पे आ गए। तो रोलर सपोर्ट हो गया, इसका वर्टिकल रिएक्शन ही लगता है, बस एक वर्टिकल रिएक्शन ऊपर लगता है।
फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, इस तरह के दो रिएक्शन रखते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब आर ए आर बी, और नीचे ऊपर ये ऐसा एक मूवमेंट लगता है गोल, ये दो रिएक्शन प्लस मूवमेंट। और क्या होता है हिंज सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट में क्या होता है, एक ही इस तरह से कनेक्टेड रहती है, एक वर्टिकल मूवमेंट लगता है, हॉरिजॉन्टल नहीं लगता, और एक मूवमेंट लगता है। अब आ गए अपन कॉलम और बीम पे। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल सपोर्ट। कॉलम मतलब ऐसा ऐसा सपोर्ट होता है, वर्टिकल सपोर्ट ऊपर की तरफ, ये किसी चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। वर्टिकल सपोर्ट डेट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर। अब होता है फिर शॉर्ट कॉलम, छोटे कॉलम हो सकते हैं, लॉन्ग कॉलम भी हो सकते हैं, और ब्रेस्ड कॉलम भी हो सकते हैं, और ब्रेस्ड सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो ब्रेस्ड सपोर्ट में बस क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे फ्रेम डाल देंगे या फिर स्टील के ब्रेस डाल देंगे। फ्रेम मतलब ट्रस टाइप का, अगर आपको याद हो, इस तरह का फ्रेम कुछ वहाँ पे डल जाएगा ब्रेस्ड सपोर्ट में, ब्रेस्ड कॉलम में। तो ये कॉलम अपने हो गए तीनों। अब आती है बीम। कॉलम कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। बीम कैसी होती है, सॉरी, कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल, वर्टिकल कहते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं टेढ़े वाले, ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो बीम होती है। इसमें 4 तरफ की बीम है, कैंटिलीवर है इस टाइप की, सिंपली सपोर्टेड है ऐसी, ये आपको डिस्क्राइब वहाँ कर सकते हैं एक्सटर्नल के सामने। ओवर हैंगिंग है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी यहाँ पे, और ये कंटिन्यूस है। क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड क्या होता है, मैक्सिमम लोड देन एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेबल विदाउट गेटिंग क्रश्ड। आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लोड है, ब्रिज है मान लो, और नीचे आपका ऐसा वो लग रहा है, एक छोटी आपकी ये कॉलम है आपका। तो यहाँ पे आपने अगर लोड बढ़ाते गए, आप ये मान लो पी लोड है अपना, तो ये आप बढ़ाते गए तो ये एक पॉइंट पे क्रश हो जाएगा, ये अपने में कुचला जाएगा, पूरा टूट जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, इतना सा बचेगा, और टूट भी सकता है। तो इसको क्रशिंग लोड कहा जाता है। जिस लोड पे मैक्सिमम लोड जिस तक आप डाल सकते हो, पी की मैक्सिमम वैल्यू जिस तक आप डाल सकते हो पी को, बिना इस पूरी चीज़ को तोड़े, क्रश करें। अब आता है बकिंग लोड। तो बकिंग लोड क्या होता है कि आपके पास ऐसे ही एक वो है ब्रिज टाइप का, और नीचे आपके पास ऐसा एक ये कॉलम है। तो बकिंग लोड का क्या मतलब है, मैक्स लोड, मैक्सिमम लोड एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेबल विदाउट बेंडिंग। अगर आपने इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ये डाला लोड, तो ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा अपना आपका जो कॉलम है। तो इस मैक्सिमम लोड जितना आप इस पे डाल सकते हो विदाउट दिस ऑब्जेक्ट बेंडिंग, बिना इस ऑब्जेक्ट के पूरे टेढ़ा हुए, तो उसको अपन कहते हैं ये अपना बकिंग लोड, मैक्सिमम बकिंग लोड। फिर आता है सेफ लोड। अब ऐसा लोड या इनसे थोड़ा कम ही रहता है ज़्यादातर। सेफ लोड में क्या रहता है, ऐसे ही होता है, पर इसमें आप मैक्सिमम लोड जितना आप डाल सकते हैं विदाउट द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन, अलग अलग टेस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन, मटेरियल की, मतलब ऑब्जेक्ट पर आप इतना प्रॉपर्टीज डाल सकते हो कि वो अभी इतना है, मान लो इतनी साइज का है, फिर वो थोड़ी देर बाद थोड़ा छोटा हो गया, कितना लोड से सकता पर फिर जब आपने थोड़ा रिलीज किया स्ट्रेस को, तो वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज पे आ से दबाओ तो कब, तो मतलब जब आपने इसको रिलीज किया, इस तरह की चीजें निकालनी पड़ती है। क्यों, तुम एक ब्रिज बना रहे हो, परमानेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे डिफॉर्मेशन सेफ लोड में। तो सेफ लोड उतना लोड होता है पर पी मैक्स मैक्सिमम लोड, कितना लोड सह पाएंगे जितना आप डाल सकते हो विदाउट द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग मशीन कार हो चाहे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, किसी भी तरह ऐसा वहाँ पे आप बता सकते हो। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए जरूरी होता है। इसमें इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब तरह के टेस्ट कर सकती है। तो इसमें मेन चीज़ें किस किस तरह के टेस्ट हो सकते हैं, अपना बेसिक तो है टेंशन, कंप्रेशन, शियर, डबल शेयर। टेंशन की चीज़ को खींचना, कंप्रेशन चीज़ को दबाना, शेयर मतलब चीज़ के ऊपर से उस पर उसके परपेंडिकुलर वुड पर पैरेलल किसी तरह का फोर्स लगाना। और बाकी टेस्ट क्या होते हैं, फील टेस्ट होता है, बेंडिंग टेस्ट होता है, चीज़ कितनी मुड़ सकती है टूटने से पहले, फ्रिक्शन टेस्ट होता है, स्प्रिंग का टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट होते हैं अलग अलग। तो अब इसमें इसका मेन कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है कि तुम्हारी एक मशीन रहेगी, उसमें एक पार्ट होता है तुम्हारा लोडिंग यूनिट। लोडिंग यूनिट में क्या करते हैं अपन लोडिंग यूनिट में अपन मटेरियल को रखते हैं, जहाँ पे अपन स्पेसिमेन को रखते हैं उसको लोडिंग यूनिट कहते हैं। तो इस लोडिंग यूनिट में क्या रहता है, एक तो टेबल रहती, मेन टेबल के ऊपर एक नीचे उसका खींचने वाला उसका वो रहता है, क्रॉस हेड रहता है नीचे का, उसको क्रॉस हेड कहते हैं। उस पर टेबल अपन क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कंप्रेशन टेस्ट के लिए। जो नीचे वाला क्रॉस हेड होता है वो मटेरियल को नीचे से पकड़ के रखता है, जो ऊपर वाला क्रॉस हेड होता है वो ऊपर से पकड़ के रखता है। जो ऊपर का क्रॉस हेड होता है, अपर क्रॉस हेड, वो हमेशा फिक्स रहता है, नीचे वाला मूव करता है इधर उधर। मूव कैसे करता है, ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब जो उसके पीछे पाइप होते हैं नीचे वाले क्रॉस हेड के, उसमें बड़ा रहता है तेल, ऑयल।
जब अपन इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं वहाँ से, तो वो पाइप चालू हो जाता है और उसकी वजह से पूरे ऑयल जो है वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, जो क्रॉसेट है, जिससे मटेरियल ऊपर उठता है या फिर नीचे की तरफ उसको खींचता है, जिससे अपन टेंशन टेस्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टेस्ट पे। उसके बाद दूसरा क्या होता है इसमें एक स्केल रहती है ये सब मेज़र करने के लिए, इलोंगेशन स्केल। वो इलोंगेट होती है, मतलब लंबी नीचे होती है। फिर होता है अपना कंट्रोल यूनिट, उसमें हाइड्रोलिक पावर यूनिट आती है, लोड मेजरिंग यूनिट आती है। मतलब कि अपन को हाइड्रोलिक पावर यूनिट का क्या रहता है, अगर अपन को वही सब, मतलब ये पाइप्स वगैरह उसमें वो सब आते हैं। लोड मेजरिंग यूनिट मतलब एक डायनामोमीटर होता है, डायनेमोमीटर। ये क्या करता है, फोर्स मेज़र करता है कि कितनी लग रही है, कितना लोड लग रहा है, और इसको एडजस्ट किया जा सकता है रेंज में, मतलब कि कितना फोर्स हैंडल कर सकता है। तो ये 0 से 100 किलो न्यूटन, 0 से 250 किलो न्यूटन, ऐसे अपन एडजस्ट मार सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल डिवाइसेस। इस कंट्रोल डिवाइसेस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक भी होते हैं, हाइड्रोलिक भी होते हैं। जब हम कंप्यूटर देखते हैं ना, वहाँ पे जो सब करने के लिए यूज़ होते हैं, अपन बटन दबाते हैं वो चालू हो जाती है, वो कंट्रोल डिवाइसेस हैं। तो वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसको वाल्व वगैरह से भी कर सकते हैं या फिर अपन कंप्यूटर से कर सकते हैं ईजी। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस अपना टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट है, एडिशन टेस्ट है, पुल आउट टेस्ट है, बेंडिंग टेस्ट है, हिस्टेरिसिस टेस्ट है। ये सब टेस्ट के नाम याद करना है। टेंसाइल, कंप्रेशन, शियर तो अपन को पता ही है। एडिशन क्या होता है कि अपन ने कोई कोटिंग लगाई है, मान लो किसी पे पुट्टी लगाई है, मान लो वो पुट्टी कितने में निकल रही है, कितना फोर्स वो पुट्टी झेल पा रही है, उस सब के लिए चिपकने वाली एडिसिव जो होते हैं उनके लिए टेस्ट होता है। पुल आउट टेस्ट भी एक होता है, बेंडिंग टेस्ट होता है आप मोड़ने के लिए, हिस्टेरिसिस टेस्ट एक याद रख लेना। तो इस तरह के टेस्ट हैं और इनका यही फंक्शन है, ये लोड एप्लीकेशन कैसे हो रहा है किसी मटेरियल पे, वो मैं अंदर यही है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए होती है।